जम्मू कश्मीर के पहलगाम में कल बड़ा आतंकवादी हमला हुआ। इसमें 27 लोगों की मौत हो गई है, 17 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। 4 आतंकवादियों ने टूरिस्ट पर हमला किया था। एनआईए की टीम जम्मू कश्मीर में मौजूद है। गृह मंत्री अमित शाह ने पहलगाम में आतंकी हमले वाली जगह पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया। अमित शाह दिल्ली वापस लौट चुके हैं। पीएम मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में वो भी मौजूद है। पहलगाम हमले से जुड़े हर अपडेट पर हमारे संवाददाता पैनी नजर बनाए हुए हैं। दिल्ली से हमारे साथ लक्ष्मण रॉय हैं और रोहन सिंह, जबकि पहलगाम से जुड़ी है कोमल सिंह। सबसे पहले चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास। बताएं लक्ष्मण जी, सरकार के स्तर पर क्या चल रहा है? सबकी नज़र इस वक्त दिल्ली पर ही टिकी हुई है। देखिए, सबसे ताज़ा खबर तो यही कि अभी अभी प्रधानमंत्री आवास पर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक चल रही है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी जो होता है वो दरअसल देश की रक्षा से जुड़ा हुआ सबसे बड़ी कमेटी है, जिसकी अध्यक्षता खुद प्रधानमंत्री कर रहे हैं। रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, वो इस बैठक में शामिल हैं और इस बैठक में पूरे हालात का जायजा लिया जा रहा है। गृह मंत्री चूंकि मौके से लौट कर वापस आए हैं दिल्ली कुछ ही देर पहले, तो वहाँ पर प्रधानमंत्री को सारा ब्रीफ कर रहे हैं कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ और आगे की रणनीति क्या हो। इसको लेकर रक्षा मंत्रालय की तरफ से अपना एक कह सकते हैं कि मसौदा पेश किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय अपने स्तर पर क्या कुछ कर रहा है उसका एक मसौदा पेश किया जा रहा है और इस बैठक से आगे की रणनीति भी तय होने की संभावना है कि आगे की रणनीति भारत सरकार की क्या होगी, किस तरीके से, किस स्तर पर, कितने व्यापक तरीके से भारत इसका जवाब देगा, जवाब का स्वरूप क्या होना चाहिए। और कहूँ वे सभी लोग इस बात पर एकमत है कि इस कायराना हरकत पर जवाब जो हो वो सबसे बड़ा जवाब होना चाहिए, सबसे तीखा जवाब होना चाहिए, ताकि दोबारा ऐसी हरकत पाकिस्तान करने की नौबत ना दिखाए, हिम्मत ना दिखाए। तो मुझे लगता है कि इसी के तहत, इसी सोच के तहत ये रणनीति बनाई जा रही है कि भारत की आखिर क्या रणनीति होनी चाहिए, जवाब तुरंत देना है, तुरंत कैसे निपटना है। और साथ ही साथ एक चीज़ और देखी जा रही है कि जो वहाँ पे आतंकी आए थे उनको बाहर वापस ना जा पाए, भाग ना पाए, उनको कैसे घेरा जाए, उसके लिए क्या सर्च ऑपरेशन चल रहा है, इसकी भी बैठक में चर्चा हुई। और बताया जा रहा है कि गृह मंत्रालय की तरफ से जानकारी रखी गई, रक्षा मंत्रालय की तरफ से जानकारी रखी गई कि सीमा पर किस तरह से हालात को काबू पाया जा रहा है, किस तरह से चौकसी वहाँ पर बढ़ा दी गई है। तो सारी बातें यहाँ पे चर्चा हो रही है। लेकिन इस सीसीएस की बैठक से ठीक पहले रक्षा मंत्रालय में करीब 3 घंटे की लंबी बैठक चली। रक्षा मंत्री ने उस बैठक की अगुवाई की। तीनों सेना के वरिष्ठ अधिकारी वहां पे मौजूद थे और कैसे इस हालात पर भारत कैसे अपनी तैयारी रख सकता है, इसको लेकर के यहाँ पे चर्चा हुई। गृह मंत्रालय लगातार इस पर नजर बनाए हुए। गृह मंत्रालय वरिष्ठ अधिकारी को एक टीम है जो लगातार जम्मू कश्मीर के ग्राउंड पे जो अधिकारी तैनात हैं उनसे संपर्क रखे हुए। तो मुझे लगता है कि अगले कुछ घंटे काफी महत्वपूर्ण होंगे ये देखने में कि भारत क्या आखिर रणनीति यहाँ पे अपनाता है। लेकिन जिस तरीके का गुस्सा है, जिस तरीके के अंदर सरकार ने हरकत दिखाई है, बिल्कुल तुरंत एक्शन में आ गई है, मुझे लगता है कुछ बड़ा कदम उठाने की तैयारी जरूर चल रही होगी। जी, तो देश का मन मिजाज ऐसा है इस वक्त की इस तरीके की उम्मीद की जा रही है और जैसा कि लक्ष्मण जी ने बताया कुछ घंटे में आपको कुछ ठोस देखने को, सुनने को मिल सकता है। फिलहाल चलते हैं पहलगाम। कोमल सिंह है वहाँ पर। कोमल, बताइए वहाँ का पल्स क्या है और क्या अपडेट्स हैं वहाँ से आपके पास? देखिए, बैक टू बैक तो सब कुछ बदलता नज़र आ रहा है। मतलब एक के बाद एक बैठक हो रही हैं, चाहे वो दिल्ली में हो रही हैं। यहाँ पर उमर अब्दुल्ला ने भी कैबिनेट मीटिंग कल बिठाई है और आपको मैंने बताया कि बेहद ज़्यादा संख्या में युवाओं को, मतलब संदिग्ध युवाओं को जो है वो हिरासत में लिया है, पूछताछ की जा रही है। तो हर जगह अपने अपने लेवल पर जिस चीज़ की जो जिम्मेदारी है, सुरक्षा तंत्र को मजबूत किया जा रहा है और इन आतंकियों को जल्दी ही निस्तेनाबूद करने की जो कोशिश है वो जो है वो पूरी तरीके से जारी है। ये एक बहुत निंदनीय घटना है और बदला लेना बेहद ज़रूरी है। जिस तरीके से कड़े शब्दों में कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इस इतने बड़े हमले का जो जवाब है वो इससे भी बड़ा होगा और वो ज़रूर होगा और वो जल्दी होगा। तो इन सब की तैयारियां हो रही हैं, प्लानिंग हो रही है। अजीत डोभाल हैं, वो भी कल यहाँ पर कश्मीर का दौरा करेंगे और आपको बता CS जो हैं वो भी कल यहाँ पर दौरा करेंगे। मतलब आर्मी चीफ दौरा कर रहे हैं, अजीत डोभाल यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। लगातार इन दोनों का कुछ तो मकसद होगा, कुछ तो इन्होंने भी प्लानिंग करनी होगी कि इतना बड़े हमले का जो बदला है वो किस तरीके से लिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये है कि बेहद ज़्यादा संख्या में यहाँ से युवाओं को उस इलाके के इर्द गिर्द से युवाओं को जो है हिरासत में लिया है। और यही नहीं, उन युवाओं ने, अब तो सवाल ये है कि क्या पूछताछ में कुछ निकला है, क्या उनकी पूछताछ में कुछ उन्होंने बताया है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि बेहद ज़्यादा संख्या में जो युवा पकड़े हैं उनमें से 4 संदिग्ध ऐसे हैं जो लगातार पिछले 3 महीने से पाकिस्तान में बात करते थे। पाकिस्तान में किससे बात करते थे ये सवाल, पाकिस्तान में बात करने वाला आका उनका कौन ये सवाल, और
कब से बात कर रहे थे? क्या इस बात पे क्या उनके लिए उन्होंने कोई प्लानिंग उनका रचना कोई रची थी जिनका वो हिस्सा बने हुए थे? तो ये बहुत सी चीज़ें सामने आएंगी, वक्त लगेगा, लेकिन जल्दी ही शिनाख्त होगी, जांच होगी और इस विषय पर भी बात होगी कि जम्मू कश्मीर में हालात जब सुधरने वाले थे, लगभग सुधर रहे थे खासकर कश्मीर में, तो फिर किसकी कश्मीर को नज़र लग गई? अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई को है। मैक्सिमम 90 के बाद आपने देखा होगा, अगर हम पिछली बातें दोहराएं तो कई बार 2012 में भी हमला हुआ, बस पे हमला किया गया, अभी पिछले साल ही शिवखोड़ी बस पर हमला हुआ। पहले तो आतंकियों की जो रणनीति होती थी वो होता था कि बड़े हाइड आउट में हथियार छुपाने हैं और मुठभेड़ करनी है, 4 जवान 5 जवान शहीद करने हैं, खुद भी मरना है, क्योंकि जिहाद करना खुद मरने तो आते ही हैं। लेकिन सवाल ये है, उन्होंने अपनी टेक्निक बदली, कहाँ बदली? जम्मू संभाग में बदली। भारतीय सेना के जवानों को उन्होंने निशाना बनाने की कोशिश की। अब यहाँ पे जो फिल्मी अंदाज में उन्होंने इतना बड़ा हमला किया है, देखिए आज पूरा भारत रो रहा है, आज हम भी दुखी हैं, आज हर कोई कवर करने वाला मीडिया कर्मी दुखी है और स्पॉट को देखने वाला भी हर कोई इंसान गमगीन है। और यही नहीं, कश्मीर के लोग भी बेहद ज़्यादा दुखी हैं। कश्मीर के कुछ लोगों का कहना है कि हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे ही घर में मातम छाया हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है। जम्मू कश्मीर भाईचारे का प्रतीक है। जी। तो ये उस ग्राउंड की कहानी जहां ये घटना हुई है, कोमल सिंह वहीं पे मौजूद हैं और जैसा ये बता रही हैं वहां पर भी इस पे जो गतिविधियां हो रही हैं उसका रिजल्ट आ सकते हैं और आने भी लगे हैं। स्केच आया, उसके बाद फोटोग्राफ्स आए। रोहन सिंह, ये परेशानी भी है कि अब श्रीनगर में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, बहुत सारे लोगों की जो बुकिंग थी वो जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते, और जो वहाँ फंसे हुए हैं उनको निकालना है। तो इसके लिए क्या एक्शन हो रहा है? जी, सुबह से ही डीजीसीए की सरकार की जो सबसे पहली प्रायोरिटी थी कि जो लोग फंसे हुए हैं श्रीनगर में, जो लोग बाहर आना चाहते हैं, जो टूरिस्ट वहां पहुंच चुके हैं, क्योंकि समर वेकेशन शुरू हो चुके हैं, उसके लिए बहुत बड़ी संख्या में टूरिस्ट श्रीनगर पहुंचते हैं, उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकाला जा सके, उनके लिए फ्लाइट्स की व्यवस्था की जा सके। और तब से लेकर अब तक कई सारे व्यवस्थाएं की गई हैं। सबसे पहले सुबह में डीजीसीए ने एक एडवाइजरी जारी की थी कि तमाम जो एयरलाइंस हैं वो एडिशनल फ्लाइट्स चलाएं, अपने फ्लाइट्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं। और कई एयरलाइंस ने, एयर इंडिया, इंडिगो, इंडिया एक्सप्रेस, आकाशा एयर, इन सब ने एडिशनल फ्लाइट्स जो है ऑपरेट की है। अगले कुछ दिनों तक लगातार वो ऑपरेट करने वाले हैं। दूसरी चीज़ जो सरकार ने कहा तमाम एयरलाइंस को कि किसी भी तरह से जो कैंसिलेशन फीस जो चार्जेस हैं या जो रीशेड्यूलिंग के लिए जो चार्ज लिए जाते हैं उसको वेव ऑफ किया जाए। जो लोग अपने प्लान को चेंज करना चाहते हैं उनसे अतिरिक्त ना लिया जाए। तो इस महीने के अंत तक, अप्रैल के अंत तक लगभग सभी एयरलाइंस ने घोषणा की है कि वो कोई भी अतिरिक्त चार्ज वो कैंसिलेशन या रीशेड्यूलिंग पे नहीं लेंगे। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज़ थी कि इस समय में एयरफेयर अचानक से बढ़ जाते हैं, ऐसे मुश्किल के समय में, तो सख्त एडवाइजरी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री की तरफ से दी गई थी कि किसी भी कीमत पे जो एयरफेयर है वो ना बढ़े। तो अगर आप एडवाइजरी से पहले देखें तो जो श्रीनगर से दिल्ली का एक औसत एयरफेयर 15,000 16,000 का था वो काफ़ी घट गया, वो अब 6,000 7,000 8,000 तक का है। लेकिन एक दिक्कत ज़रूर है कि अभी भी काफ़ी फ़्लाइट्स नहीं हैं श्रीनगर एयरपोर्ट पे। अभी कम से कम इस वक्त जो हम बात कर रहे हैं 300 से ज़्यादा वेटिंग लिस्ट के लोग एयरपोर्ट पे हैं, उनके रिफ्रेशमेंट की और जो बाकी सुविधाएं की व्यवस्था की गई है। तो अगली चुनौती अगले 2-3 दिनों तक रहने वाली है कि कैसे अधिक से अधिक लोग आ सकें। लेकिन अभी तक सुबह से लेकर अब तक लगभग 4-4.5 हज़ार लोगों को श्रीनगर एयरपोर्ट से बाहर निकाला जा चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रोहन। कोमल और लक्ष्मण जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बढ़ते हैं आगे। पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का भी बड़ा बयान आ चुका है। उन्होंने कहा है कि सिर्फ पहलगाम पर हमला करने वालों को ही नहीं बल्कि इस हमले के पीछे जो लोग हैं उन्हें भी जल्द ही करारा जवाब मिलेगा। सिर्फ उन लोगों तक नहीं पहुंचेंगे जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, हम उन तक भी पहुंचेंगे जिन्होंने पर्दे के पीछे बैठकर हिंदुस्तान की सरजमी पर ऐसी नापाक हरकतों की साजिशें रची हैं। भारत एक इतनी पुरानी सभ्यता और इतना बड़ा देश है जिसको ऐसे किसी भी आतंकी गतिविधियों से किसी भी सूरत में डराया नहीं जा सकता। ऐसी हरकतों का जिम्मेदार और इसके जिम्मेदार लोगों को आने वाले कुछ ही समय में जोरदार तरीके से नजर आएगा। मैं देशवासियों को आश्वस्त करना चाहता हूं। पहलगाम में आतंकी हमले पर कांग्रेस नेता रॉबर्ट वाड्रा का विवादित बयान सामने आया है। वाड्रा ने कहा है कि भारत में मुसलमानों के साथ गलत हुआ है, मुसलमानों को सड़क पर प्रार्थना करने से रोका गया, औरंगजेब की बात करके अल्पसंख्यकों को दुखी किया गया, इसलिए हमलावरों को लगा कि मुसलमानों के साथ गलत हुआ है।
In our country, we see that this government will try and show that, talk about Hindutva, and, the minorities feel uncomfortable, and, they feel troubled when you have a survey on, mosques, or you tell people you cannot pray in this way or that way. These kind of things create instability, communal issues. And if you see the way this act, if you dissect this terrorist act that took place, if they're looking at people's identity, why are they looking at people's identity? Because there's a divide that has come about in our country with Hindus and Muslims. और बीजेपी ने वाड्रा के बयान पर जबरदस्त पलटवार किया है। जैसे 26/11 में हिंदुओं पर दोष डाला गया और पाकिस्तान को क्लीन चिट दी गई, वही स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर आज जो अपनाया गया है, निश्चित रूप से पाकिस्तान आज खुशियां मना रहा होगा, क्योंकि जो नैरेटिव और स्क्रिप्ट वो देता है, कांग्रेस पार्टी 370 पर, सर्जिकल स्ट्राइक में, बालाकोट एयर स्ट्राइक में और अब पहलगाम में वही स्क्रिप्ट बोलती है। पाकिस्तान इसका निश्चित रूप से अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इस्तेमाल भी करेगा, कहेगा सोनिया गांधी के सन इन लॉ ने हमको क्लीन चिट दी है। अब मैं पूछना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी क्या आईएनसी से बदलकर पीपीपी पाकिस्तान परस्त पार्टी बन चुकी है? और इस पूरे मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक शुभांकर मिश्रा। मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सरकार अपने स्तर पर जो कर रही है उसकी तस्वीर थोड़ा समय लगेगा, लेकिन साफ हो जाएगी, रक्षा मंत्री ने कहा भी है। लेकिन राजनीति किस रास्ते चल रही है देश की? मनोज जी, ये राजनीति जिस रास्ते पे है ये एक्सपेक्टेड था। कम से कम मुझे तो पता था कि कल घटना होने के 4-5 घंटे तक तो लोग चुप रहे, तो उसके बाद उन लोगों ने अपनी कलई उतार दी और अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। आज कांग्रेस के जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, कांग्रेस समर्थित पत्रकारों के जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, और दुर्भाग्य ये है कि भाजपा के लोगों के जिस तरीके के बयान आ रहे हैं, सारे के सारे एक सेट पैटर्न पे चल रहा है। भाजपा और भाजपा समर्थित जितने लोग हैं उनके हिसाब से ये घटना पाकिस्तान ने की है। अगर इसको छोटे से बात में क्लियर करें कि ये घटना पाकिस्तान की तरफ से है, आतंकवादियों ने की है और हिंदू मुस्लिम इश्यू को बढ़ाने के लिए की है। कांग्रेस की तरफ से सारा जो ये है, कांग्रेस जब मैं कह रहा हूँ तो इंडियन अलायंस कांग्रेस और ऐसे सारे लोग को आप उसमें जोड़ लीजिए कि ये सारा कुछ भाजपा सरकार की विफलता है। ये हिंदू मुस्लिम विषय नहीं है, और चूंकि भारत में मुसलमानों पर तथाकथित अत्याचार हो रहे हैं, इसलिए जैसे आपने वाड्रा जी का टेप चलाया, इसलिए आतंकवादियों को एक हक मिल जाता है कि वो आए और लोगों को मार दें। ये नैरेटिव मुझे पता था कि यही होने वाला है, और जिस तरीके से मैंने सोचा था बिल्कुल उसी तरीके से इन लोगों ने बातचीत करनी शुरू कर। तो मिश्रा जी ये बताइए जी मिश्रा जी ये बताइए कि ये जो चीज़ें ये तो हम देख रहे हैं, दोनों तरफ से बयान आ रहे हैं, उचित अनुचित का फैसला लोग करेंगे, लेकिन जो पॉपुलर सेंटिमेंट है, जो एक्चुअली लोग फील कर रहे हैं इस वक्त, वो क्या फील कर रहे हैं और उसको कैसे इंटरप्रेट करना चाहिए सरकार को, ताकि वो एक्शन ले पाए और उसी दिशा में एक्शन ले? मनोज जी, मुझे लगता है सरकार को जो भी एक्शन लेना होगा वो अब तक शायद तय हो चुका होगा और उस पर आगे कार्रवाई शुरू हो गई होगी। लोगों की भावनाएं आहत हैं, इसमें कोई शक नहीं है, और लोगों की भावनाएं इसलिए आहत हैं क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए दो बहुत ही ऐसी चीजें की गई हैं। पहला, कश्मीर में आज तक जब से वहां पे आतंकवाद शुरू हुआ है, कभी भी टूरिस्ट ने टूरिस्ट को टारगेट नहीं किया था। ऐसा नहीं कि हिंदुओं को टारगेट नहीं किया था, हिंदू और सिखों को हर बार टारगेट किया जाता रहा है, लेकिन टूरिस्ट को छोड़ दिया जाता था, टूरिस्ट को कभी टारगेट नहीं किया जाता था। मतलब एज अ सर्विंग आर्मी ऑफिसर भी अगर मुझे श्रीनगर में घूमना होता था तो मैं एक आम टूरिस्ट की तरह जाता था, बाल थोड़े से बड़े होते थे, तब मुझे लगता था कि टूरिस्ट बन के जा रहा हूं तो मुझे कोई नहीं छुएगा। और ये एक वहां पे जो भी हमारे लोकल वहां पे जानने वाले लोग थे, हमारे जो मित्र थे, उनका कहना था कि कुछ भी हो जाए कश्मीर में टूरिस्ट को टच नहीं करते। इस बार ये एक बहुत बड़ा टेक्टोनिक शिफ्ट है कि कश्मीर में टूरिस्ट को ना सिर्फ टच किया गया है बल्कि टूरिस्ट के साथ इस तरीके से कार्रवाई की गई है। और उसके ऊपर तुर्रा यह है कि उसमें धर्म पूछ के कार्रवाई की गई है। तो ये सिग्नलिंग कौन कर रहा है, क्यों कर रहा है, और पाकिस्तान का आज ये देखना
शायद उनको ये लगा हो कि कश्मीर में जिस तरीके से अवाम का समर्थन भारत के साथ बढ़ता जा रहा है, कश्मीरी अपने आप को भारतीय मान रहे हैं, ये उनसे नाकाबिले बर्दाश्त हुआ और उन्होंने इस बार ये हिंदुओं को नहीं कश्मीरियों को सजा देने के लिए किया है। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने कि ये ज़्यादा से ज़्यादा अगर इसका आप देखेंगे कि असर कहाँ हो रहा है तो वहीं कश्मीर में हो रहा है, क्योंकि जो लोग जो अब बदल रहे थे, जो जिस तरीके से भारत के प्रति और लोगों में निष्ठा बढ़ी है, वो शायद पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शुभांकर जी हमसे जुड़ने के लिए। और पहलगाम में हुए हमले में मारे गए लोगों के शव भी अब धीरे धीरे उनके घर पहुंचाए जा रहे हैं। पूरा देश नम आंखों से उन्हें श्रद्धांजलि दे रहा है। पार्थिव शरीर सैन्य सामान के साथ दिल्ली और फिर वो दिल्ली से जहां के वो हैं पैतृक आवास, उनका गांव हो शहर हो, वहां रवाना किया गया है। और पहलगाम आतंकी हमले में यूपी के कानपुर के शुभम द्विवेदी की भी हत्या हो गई है। पत्नी के सामने ही आतंकियों ने उनको मौत के घाट उतार दिया। पहले शुभम का नाम पूछा गया, फिर पत्नी के सामने ही शुभम के सिर में गोली मारी गई। हमले के बाद शुभम द्विवेदी की फोटो सामने आई है, जिसमें पत्नी उनके साथ पास ही बदहवास बैठी हुई हैं। शुभम द्विवेदी की 2 महीने पहले ही शादी हुई थी। ये सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, ये सवालों की सुनामी है। ये भावनाओं का वो ज्वार है जिसके ओर छोर का कोई पता नहीं। चंद घंटों पहले तक कानपुर के शुभम और उनकी पत्नी ऐशन्या के साथ सब कुछ ठीक था। 17 अप्रैल को शुभम पूरे परिवार के साथ हंसी खुशी कश्मीर गए थे। ये वीडियो उन्हीं पलों का है जब होटल के कमरे में सब ताश खेल रहे थे तो शुभम ने कहा था, मैं सबको हरा दूंगा। लेकिन कौन जानता था जहां वो खुशियां हासिल करने गए हैं, वहां जिंदगी कभी न भूलने वाला दर्द देकर जाएगी। शुभम से नाम पूछा गया और गोली मार दी गई। विधि का खेल देखिए। चंद घंटों पहले तक जो एक साथ हंस खेल रहे थे, वही पल एक झटके में मातम की लहर में बदल गए। महज 2 महीने पहले दोनों की शादी हुई थी। जो परिवार बेसब्री से शुभम की वापसी का इंतजार कर रहा था, वो अब दुख के सैलाब में डूबा है। दो महीने पहले शादी हुई थी। इसी पैतृक घर से ही सारे कार्यक्रम संपन्न हुए थे। तो हमारे परिवार पे तो एकदम से दुखों का पहाड़ टूट गया कल। अब शब्द इसके लिए नहीं है कि क्या इसमें हम कह सकते हैं। सच यही है कि खुशियों की ख्वाहिश ने शुभम के परिवार को एक ऐसा जख्म दिया है जिसकी टीस भुलाने के लिए भी हिम्मत चाहिए। पहलगाम हमले के खिलाफ देश में भयंकर गुस्सा है। इंतकाम की आग भड़की हुई है। सरकार ने भी कहा है कि आतंकियों को छोड़ेंगे नहीं। आवाज अड्डा में हम आज इसी पर करेंगे चर्चा। पाकिस्तान तेरी खैर नहीं, 7:57 पर देखिए जरूर आवाज अड्डा। और यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन खबरें भी और भी है, बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 7 से 9 अप्रैल के बीच हुई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की
के मिनट्स जाहिर किए हैं। आरबीआई के मुताबिक फिलहाल भारतीय इकोनॉमी बेहतर स्थिति में है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में उथल-पुथल से भारतीय इकोनॉमी भी प्रभावित हो सकती है। ग्लोबल पॉलिसीज़ को लेकर अनिश्चितता का माहौल है और आरबीआई के मुताबिक मौजूदा वित्त वर्ष में महंगाई लक्ष्य के मुताबिक रहने की उम्मीद है। हालांकि महंगाई बढ़ने की संभावना बनी हुई है। ग्लोबल ग्रोथ में धीमेपन से कमोडिटी और क्रूड ऑयल की कीमतों में नरमी आएगी। इससे महंगाई पर दबाव भी कम होगा, लेकिन डॉलर के मुकाबले रुपए में कमजोरी आ सकती है और इस स्थिति में महंगाई बढ़ भी सकती है। लगातार 7वें दिन शेयर बाजार का जोश हाई रहा। सेंसेक्स और निफ्टी बढ़त पर बंद हुए हैं। आज आईटी और ऑटो शेयरों ने दम दिखाया है। आईटी में 9 महीने की बड़ी इंट्राडे तेजी देखने को मिली। फार्मा, रियल्टी, मेटन शेयरों में भी खूब खरीदारी दिखी, लेकिन निफ्टी बैंक में आज कुछ मुनाफा वसूली हुई। निफ्टी 162 अंक और सेंसेक्स 521 अंक चढ़कर बंद हुआ है। मार्केट का पूरा हाल बता रहे हैं यतिन मोता कि किन शेयरों और सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा जोश देखने को मिला। क्लियरली आज आईटी शेयर्स में अच्छी खरीदारी रही। एचसीएल टेक के अच्छे रिजल्ट्स के बाद शेयर में जोरदार तेजी देखने को मिली। इनफैक्ट आज निफ्टी का टॉप गेनर एचसीएल टेक्नोलॉजीज था, जहां हमने इंट्राडे में लगभग 7-8% का मुंह देखा। इसके अलावा टेक महिंद्रा जैसे काउंटर्स में, इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में भी खरीदारी दिखी और ऑटो शेयर्स में से खास करके टाटा मोटर्स और महिंद्रा एंड महिंद्रा में 4 से 5% तक के इंट्राडे मूव देखे गए। हालांकि आज निफ्टी बैंक में थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली थी। इसके लिए कोटक बैंक और एचडीएफसी बैंक जैसे काउंटर्स में लगभग 2-2% की गिरावट थी। इसके अलावा ग्रासिम और आईटीसी जैसे शेयरों में भी हल्की फुल्की आपको मुनाफा वसूली दिखी। अगर मिड कैप गेनर्स की बात करें तो रिजल्ट्स के आधार पे वारी एनर्जीज में लगभग 15% का मूव था और ईयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के काउंटर में भी लगभग 9% की तेजी का तड़का रहा। कोफोज और सोना बीएलडब्ल्यू जैसे काउंटर्स में भी आपने 4 से 5% की तेजी के मूव देखे। हालांकि थोड़े बहुत काउंटर्स जैसे कि जम्मू कश्मीर बैंक, ऑब्वियसली टेरर अटैक के बाद ये शेयर में लगभग 10% का डाउनटेक आपने देखा। आवास फाइनेंसर्स, वोल्टास और हेवेल्स जैसे काउंटर्स में कमजोर मैनेजमेंट कमेंट्री के चलते थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग का मूड माहौल रहा। अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस आज अपने परिवार के साथ आगरा पहुंचे। यहां उन्होंने ताजमहल देखा और परिवार के साथ फोटो खिंचवाई। आगरा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद उनकी अगवानी की। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच वैंस ताजमहल देखने पहुंचे। वैंस ने पत्नी उषा, बेटा विवेक, इवान और बेटी मिराबेल के साथ बेंच पर बैठकर फोटो खिंचवाई। वैंस बेटी को गोद में लेकर ताजमहल परिसर में घूमते हुए दिखाई दिए। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर अपडेट रहिए और इसके लिए जुड़े रहिए सीएनबीसी आवाज़ के सोशल मीडिया हैंडल्स के जरिए। नमस्कार।